शिक्षक बहाली की लेटेस्ट अपडेट्स देने के साथ साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन वेब पोर्टल जिसके द्वारा 7वें चरण की बहाली में जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन की प्रक्रिया है वह ली जाएगी, तो उस वेब पोर्टल का निर्माण कितना पूरा हुआ है, साथ ही जो नए पद 7वें चरण की शिक्षक बहाली में जोड़े जाएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो निवेदन माननीय विधानसभा सदस्य द्वारा किए गए हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ ही एसटीडी अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसके बारे में भी आपको रूबरू कराया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री का बहाली के बारे में क्या कहना है, क्या क्या शिक्षक बहाली की लेटेस्ट अपडेट्स चल रही हैं, सारी ही इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से जो खबर प्रकाशित हुई है उससे। यहाँ पर लिखा गया है कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का घोर अभाव। तो ये लखीसराय जिले की जो खबर है प्रकाशित हुई है और ये केवल एक ही जिले की नहीं, हर जिले में बिहार का यही हाल है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय तो बना दिए गए हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी तब्दील उनको किया गया है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, कठिनाइयाँ हैं। और छात्र छात्राएं जो हैं इंटर मैट्रिक की परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए उसके लिए उन्हें कोचिंग एवं ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है और अच्छी खासी जो फ़ी है वह भी पे करनी पड़ती है। तो सिर्फ न्यूज़पेपर और विभाग के कागज़ में ही बहाली होती है यहाँ पर, वो भी प्रतिवर्ष और बड़े पैमाने पर। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हम 2019 से देख रहे हैं कि एसटीडी अभ्यर्थियों की बहाली जो है हो ही रही है, केवल कागज़ में हो रही है, केवल न्यूज़पेपर्स में हो रही है या फिर विधानसभा में हो रही है, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो कोई भी बहाली प्रक्रिया जो है अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की है। ना ही 6 फेज के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण अभी तक विभाग की तरफ से सामने आया है। अब चलते हैं ऑनलाइन वेब पोर्टल की जो बात हो रही है उसकी तरफ। उसके बाद आगे आंदोलन और निवेदन की जो बातें हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से जो एक माननीय विधानसभा सदस्य हैं श्री मुकेश कुमार यादव, उनके द्वारा तारांकित प्रश्न पूछे गए थे विधानसभा में और आप लोग जानते हैं कि उसमें शिक्षा मंत्री बहुत माहिर हैं इस तरह के जवाब देने में। तो प्रश्न यही पूछा गया था कि पंचायती राज संस्थानों में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसकी सुविधा क्या सरकार ने प्रोवाइड की है या फिर नहीं, उसके लिए कोई भी अभी तक दिशा निर्देश दिए गए हैं या फिर नहीं। तो इस पर शिक्षा मंत्री ने देखिए जो जवाब दिया है उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगर आप देखेंगे बी कॉलम में अगर आप जाएंगे तो शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर लिखा है कि स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र संबंधी जो सेवा शर्त वगैरह है उनका निर्धारण हुआ है। साथ ही ट्रांसफ़र के लिए एक आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने हेतु सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र है वह ऑनलाइन तरीके से हो, इसके लिए वेब पोर्टल यानी कि सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्लियर जो जवाब है वह दिया है। तो ये देखिए जब वेब पोर्टल यहाँ इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया के लिए स्थानांतरण के लिए बनाया गया है तो ज़रूर ही 7वें चरण जो शिक्षक बहाली के लिए जो वेब पोर्टल बनाया जाएगा उसके लिए भी एक टीम जो है गठित की जाएगी और ये जो टीम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम जो भी करेगी वो इस टीम के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सवाल है वह यही खड़ा होता है कि 7वें चरण की बहाली की घोषणा की बात चल रही है। पिछले दिनों हमने देखा था जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश कुमार, उनके द्वारा भी यह कहा गया कि 6ठे चरण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी, होली के बाद कोई जो है खुशखबरी या फिर अप्रैल के महीने में 7वें चरण की घोषणा संबंधित अपडेट आएगी। लेकिन उनसे या फिर शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से पहले तो यह अभ्यर्थियों को जानने की ज़रूरत है कि जो ऑनलाइन वेब पोर्टल की बात हुई थी वह कितनी पूरी हुई है, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए भी बहुत समय पहले से ही जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है और अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है। तो क्या ऑनलाइन अप्लाई के लिए 7वें चरण के लिए सरकार ने जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है उसका निर्माण कर लिया है या फिर इस बार भी अभ्यर्थियों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा और हज़ारों रुपए जो है खर्च करने होंगे, हर एक नियोजन इकाई में जाकर वहाँ पर चक्कर लगाना होगा, आवेदन करना होगा। तो इसलिए इसके लिए अभ्यर्थियों को पहले तो यह चाहिए कि वेब पोर्टल की मांग करें कि क्या उसका क्रिएशन हो गया है, वह पूरा तैयार हुआ है, डेवलप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कल एक और शिक्षा विभाग का जो पत्र है वह जारी हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि पढ़ाई में नेपाल का जो सर्टिफिकेट है वह मान्य होगा
लेकिन शिक्षक नियोजन में बाधक बनने से जो नियुक्ति पत्र अटक गया है, उसके बारे में अखबारों ने भी आज ये जो तमाम अगर न्यूज़पेपर्स आप देखेंगे तो यही खबर प्रकाशित हुई है कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट है नेपाल का होने की वजह से नियुक्ति पत्र रोक दिया गया और इसी की वजह से जो सरकार ने जो लेटर है वह जारी किया, जिसमें ये सारे जो चीज़ें हैं, जो आदेश है, उसमें लिखा गया कि नेपाल से अगर आपने मैट्रिक किया है किसी भारतीय ने तो वह आपका वैलिड माना जाएगा। और इस लेटर को तमाम जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कुमार हैं, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार, उन्होंने भी ट्वीट किया, और जो रवि प्रकाश हैं वर्तमान के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, सभी के द्वारा यह ट्वीट के जरिए जो ये लेटर है, जो ये जानकारी है, साझा की गई। तो यदि आपने नेपाल से भी मैट्रिक किया है और आप भारतीय हैं तो भी आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन 7वें चरण में जो डोमिसाइल पॉलिसी की बात हो रही है उस पर सरकार को पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अन्य राज्यों के ही पहले अभ्यर्थी जो है नौकरी ले जाते थे बिहार में, और अब नेपाल से भी आप मैट्रिक करके आगे अगर यहाँ पर नौकरी ले लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए इस चीज़ पर भी हमें जोर देना है कि 7वें चरण में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो, उसके बाद ही सरकार नोटिफिकेशन निकालने के बारे में ये सोचे कि नोटिफिकेशन में हमें यह चीज़ क्लियरली मेंशन करनी है कि केवल बिहार के ही अभ्यर्थी उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब 7वें चरण की बहाली में नए पदों की अगर बात करें तो देखिए अखबारों के हवाले से यह खबर भी आई है कि लगभग 700 +2 स्कूलों को मिलेंगे नए भवन। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 677 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को नए भवन उपलब्ध कराने का फैसला तो ले लिया है। तो नए भवन के निर्माण में आप लोग जानते हैं कि करोड़ों रुपए जो है खर्च कराए जाएंगे। इसमें पुस्तकालय बनेगा, प्रयोगशालाएं होंगी, कंप्यूटर रूम होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कंप्यूटर रूम के लिए कंप्यूटर टीचर्स भी होने चाहिए। विद्यालय अगर बन रहा है, भवन बन रहा है, तो उसमें जो विद्यार्थी आएंगे उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों भी होने चाहिए। तो इसके बारे में सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है कि कितने पद जो है सरकार को 7वें चरण में निकालने हैं। लगातार शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं कि हमें अलग से कोई भी स्कूल नहीं बनाना है गर्ल्स के लिए, हमें को एजुकेशन का भी ध्यान रखना है, हमें नए भवन का निर्माण भी करना है। लेकिन और आप ये भी आप खबर पढ़ेंगे आज के अखबारों में कि माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली जो है उसकी भी नियुक्ति जो है सरकार स्टार्ट करने वाली है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रात्रि प्रहरी को 5000 रुपये दिया जाना संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन पद रिक्त रहने की वजह से तत्कालिक व्यवस्था के तहत यह किया जा रहा है। अगर अपने कोष से अगर कोई विद्यालय अधिक देना चाहता है तो इसके लिए मना नहीं है। तो रात्रि प्रहरी की बहाली भी यहाँ पर चल रही है, इसकी भी बातें चल रही हैं। लेकिन शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा मंत्री अभी कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तो उन्होंने 6ठे चरण के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया है। तो इसी की जो है अभी तक वाहवाही लूटने में वह लगे हुए हैं। आगे कोई भी जो 7वें चरण की बहाली है उसके बारे में कोई भी स्टैंड उनका क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो आज 9 मार्च है, 11 मार्च को एक बार फिर से STAT मेरिटधारी अभ्यर्थी जो हैं मेरिट सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर गर्दनीबाग पटना पहुंचने वाले हैं, और उनकी यही मांग है कि सरकार से नियुक्ति का शेड्यूल वह जल्द से जल्द जारी करवाएं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें 7वें चरण से कोई लेना देना नहीं है। विज्ञापन के अनुसार जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, 30,675 उनको अतिशीघ्र नियुक्ति दी जाए। तो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, लगातार सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि स्कूल्स में शिक्षक नहीं है। अभी कितने सारे स्कूल्स जो हैं अपग्रेडेड हुए हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी जो शिक्षक है किसी भी सब्जेक्ट का माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अगर आप देखेंगे तो नहीं है। तो इसलिए ये जो अभ्यर्थी हैं फिर से एक बार आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। तो देखते हैं ये जो मेरिटधारी अभ्यर्थियों का आंदोलन है वह कितना सफल रहता है। अब चलते हैं निवेदन की तरफ। देखिए कौन सा निवेदन जो है वह किया गया है। यहाँ पर जो सुदामा प्रसाद हैं, सभापति हैं बिहार विधानसभा के, तो इनके द्वारा एक जो निवेदन है बिहार विधानसभा के सचिव को किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 के तहत अत्यंत लोक महत्व के विषय पर निवेदन की सूचना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कौन से जो निवेदन की बात उन्होंने की है शिक्षकों के हित में, तो ये एक बार इस थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। शिक्षा देने की जिम्मेदारी बिहार के लाखों शिक्षकों के कंधे पर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य शिक्षक के अथक प्रयास से ही लागू किया जाता है। तो यहाँ पर पेंशन को लेकर उन्होंने जो ये निवेदन है किया है, उन्होंने लिखा है कि बिहार में नियोजित शिक्षक एवं नियमित शिक्षक दोनों शिक्षा निवृत्ति के पश्चात खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं, जबकि अन्य जो राज्य हैं उनमें पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है। अतः लोकहित में शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ।
तो उन्होंने पुरानी जो पेंशन योजना है जैसे अन्य राज्यों में लागू है, उसको बिहार राज्य में भी लागू करने पर जो है जोर दिया है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो है, एक तो पहले ही देखिए इतने समय बाद जो है बहाली पूरी होती है, 35 वर्ष 40 वर्ष के होने के बाद अभ्यर्थियों की बहाली हो रही है। तो कितने कम समय के लिए उनका जो कार्यकाल रहेगा, फिर वह रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद पेंशन की जो स्कीम है, जो योजना है, वह उनके लिए ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आगे जो है वह अपना जीवन यापन कर सके, कोई उन्हें कठिनाई ना आए। तो एक खबर आपको और यहाँ पर बता दें कि अखबारों ने यह भी प्रकाशित कर दिया है कि भारत में नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर। तो देखिए, 4th जो वेव है कोविड की इंडिया में नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी खबर 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए क्यों है?